नमस्कार मेरे सभी दर्शकों, मैं अनुप्रिया सक्सेना अपने इस एजुकेशनल चैनल टेकक्राफ्ट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस लेक्चर सीरीज़ में हम पढ़ेंगे प्रेशर एंड इट्स मेजरिंग डिवाइसेस, जो उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के सिलेबस के अनुसार हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 है। आज हम इस कंप्लीट चैप्टर को कवर करेंगे, लेकिन अपने इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि स्क्रीन पर आ रहे रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और उसके पास ही में बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप समय से ले पाएँ और आप मेरी नॉलेज को अपने एजुकेशन के लिए इस्तेमाल कर पाएँ। तो मैं अपने इस लेक्चर में जो टॉपिक्स कवर करना चाहूँगी मैं आपको वो बताऊँगी। सबसे पहले हम आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे प्रेशर को, उसकी एसआई यूनिट को, प्रेशर इंटेंसिटी को, प्रेशर हेड को, प्रेशर स्केल्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पास्कल्स लॉ, बेसिकली पास्कल्स लॉ हमारा प्रेशर बेस्ड ही है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अपने प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस, जो कि मैनोमीटर आपके सिलेबस में हैं। मैनोमीटर के खुद से 2 पार्ट हम पढ़ेंगे, यूट्यूब मैनोमीटर और डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो मैं आज के अपने इस लेक्चर को शुरू करती हूँ प्रेशर की डेफिनेशन के साथ। तो सभी जानते हैं कि प्रेशर का मतलब दाब होता है, और दाब मैं दर्शाती हूँ P से। P इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। मतलब दाब वह एंटिटी है जो कि एक यूनिट क्षेत्रफल, इकाई क्षेत्रफल पे लगाए जाने वाले बल को दर्शाता है। अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक पॉइंट पे F नाम की फोर्स लगाती हूँ, तो जो मेरा प्रेशर है वो इसके सिर्फ एक यूनिट एरिया पे एक्ट करेगा। तो जो मेरा प्रेशर है उसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर mm स्क्वायर, और बेसिकली आपने जो सबसे ज़्यादा कॉमन यूनिट इसकी सुन रखी होगी वो होती है पास्कल। ये सब बातें आप अब तक जानते होंगे। अब हम कुछ नया इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा हम इसकी एक और यूनिट पढ़ेंगे जो कि होती है बार। अब जितने भी मेरे भावी इंजीनियर्स हैं वो अगर अपनी किताब में देखेंगे तो वो न्यूमेरिकल्स में हमेशा प्रेशर की यूनिट बार में ही कंसीडर करेंगे। तो अब मैं अपने इस बार के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। ये सभी को पता है। अब हम बताएंगे कि 1 बार क्या होता है। 1 बार इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और मैं लिख सकती हूँ उसको 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और लिख सकती हूँ 100 किलो पास्कल। तो आप सभी इस बात को याद रखिएगा, ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफ़ी मदद करेगी। अब मैं आगे बढ़ती हूँ अपने इस लेक्चर में अपने थर्ड टॉपिक की तरफ, दैट इज प्रेशर इंटेंसिटी। तो बेसिकली प्रेशर इंटेंसिटी ज़्यादा कुछ नहीं, आप मेरे नोट्स में देख सकते हैं। प्रेशर इंटेंसिटी मीन्स फोर्स एक्टेड अपॉन यूनिट एरिया इज प्रेशर इंटेंसिटी। बेसिकली जो मेरा प्रेशर है उसी को मैं प्रेशर इंटेंसिटी भी कह सकती हूँ। इसको भी मैं P से ही दर्शाऊंगी। अब हम बढ़ते हैं प्रेशर हेड की तरफ। अब प्रेशर हेड आपके इस पूरे के पूरे सिलेबस में, आपके इस कोर्स में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। जो उसकी स्टैटिक हाइट होती है h, दैट इज कॉल्ड प्रेशर हेड। ये जो h है ये आपकी हाइट इसमें कहा जाएगा, और ये जो P ये जो उसमें प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा ये हमारा होगा प्रेशर हेड। तो बेसिकली अगर मैं इसकी फॉर्मूला आपको बताऊं तो ये होगा P इज इक्वल टू रो जी एच, और ये जो h है ये आपकी इसमें स्टैटिक हाइट है। तो अब हम देख रहे हैं अपनी इस इक्वेशन को एक बार फिर से, P इज इक्वल टू रो जी एच। एक बार मैं इसको फिर से आपको चित्र को समझाना चाहूँगी कि मेरे कंटेनर में जो पानी है जो कि h हाइट तक भरा हुआ है, ये पानी इस P जो इंटेंसिटी होगी वो इस हाइट पे ही डिपेंड करती है। तो मैं कह सकती हूँ P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h। मैं अब अपनी इस इक्वेशन को एक्सप्लेन कर रही हूँ।
P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, तो P इज इक्वल टू रो जी, जो कि मेरे दोनों ही कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं H। अब ये जो रो जी है ये प्रीवियसली पढ़ चुके हैं कि स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू रो जी, तो मैं यहाँ पर ये कह सकती हूँ P इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट हाइट। तो अब अगर मुझे प्रेशर हेड निकालना हो अपना H, तो ये होगा H इज इक्वल टू P अपॉन इसका पानी का स्पेसिफिक वेट। तो यहाँ पर जो हमारा प्रेशर हेड P मैंने आपको बताया था, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी P इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट इनटू प्रेशर हेड। अब यहाँ पे P है आपकी प्रेशर इंटेंसिटी, H है आपकी हाइट जिसको मैं प्रेशर हेड के रूप में कहूंगी, और ये जो W है ये है आपका स्पेसिफिक वेट, और W इज इक्वल टू होता है रो जी। ये आप प्रीवियस चैप्टर में प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो यहाँ तक अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया हो तो मैं अब आगे बढ़ूंगी। आगे का जो मेरा टॉपिक नंबर 5 है दैट इज प्रेशर स्केल्स। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा बड़ा टॉपिक भी है। तो अब मैं अपने इस बोर्ड को थोड़ा साफ करके प्रेशर स्केल्स को बिल्कुल क्लियर आपको दिखाऊंगी। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रेशर स्केल्स। अब हम सब जानते हैं कि हमारे प्रेशर स्केल पे हम लोग सबसे पहले क्या माप सकते हैं, गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और चौथा हमारा है एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर हमारा रेफरेंस प्रेशर होता है। अब हम इन चारों को डिस्कस करते हैं। गेज प्रेशर वो प्रेशर है जिसको हम अपने मापन यंत्र के द्वारा माप सकते हैं। वैक्यूम प्रेशर कि अगर हमारा कोई भी प्रेशर मिनिमम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है वो हमारा वैक्यूम प्रेशर होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो मिनिमम हमें जीने के लिए, हमें सांस लेने के लिए ज़रूरी है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 101.325 किलो पास्कल होता है। अगर इससे कम या ज़्यादा होगा तो हमें सांस लेने में दिक्कत आएगी। जैसा कि आपको मैं एग्जांपल दूं कि जब आप कहा जाता है कि जब पहाड़ों पर जाते हैं तब सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है। ऐसा क्यों होता है कि क्योंकि जैसे जैसे हम हाइट पे बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर कम होने लगता है, और जब प्रेशर कम होने लगता है तो हमारी सांस फूलने लगती है, हमें सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए जिससे कि ह्यूमन बींग्स और हमारी लिविंग थिंग्स जो है वो सर्वाइव कर पाएँ। एब्सोल्यूट प्रेशर बेसिकली हमारा रेफरेंस प्रेशर होता है। इस प्रेशर को ही हम रेफरेंस मान के अपने बाद बाकी के और प्रेशर्स को मापते हैं। अब मैं अपना एक स्केल बनाऊंगी। ये आपने मेरा स्केल देखा। अब मैं इस स्केल में सबसे पहले आपको दिखाऊंगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये मेरा बिल्कुल जीरो लाइन है, ये जीरो प्रेशर है। तो हम जीरो पे तो नहीं सरवाइव कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर अपना बना देते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसा कि आपको बताया ये 101.325 किलो पास्कल या फिर 1.01 बार, ठीक है। इसकी वैल्यू हो गई हमारी 1.01 बार। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो गेज प्रेशर होगा वो हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा। ये कहीं होगा मेरा गेज प्रेशर, और यहाँ कहीं होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम मेरा वैक्यूम प्रेशर। ठीक है। अब हम ये पढ़ेंगे कि हम इन सब चीज़ों को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। अगर मैं उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के बारे में बताऊं और अपने पॉलिटेक्निक के छात्रों को बताऊं तो इस टॉपिक से हमेशा आपका 5 नंबर का एक सवाल आता है जिसमें इसकी थ्योरी भी पूछी जाती है, साथ ही इसका एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है 5 नंबर में। तो आपको थ्योरी तो समझ में आ गई कि गेज प्रेशर क्या होता है, वैक्यूम प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, और एब्सोल्यूट प्रेशर दैट इज रेफरेंस प्रेशर ये क्या होता है। आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब अगर आपको इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, इसकी कैलकुलेशन करनी है, तो अब हम इसकी कैलकुलेशन देखेंगे। तो अब मेरा जो रेफरेंस यहाँ पर 0 है, मैं इसको
एब्सोल्यूट प्रेशर मानूंगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो मेरा प्रेशर है, आप लोग थोड़ा सा बहुत ध्यान से देखिए, ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ मैं बता रही हूँ। ये जो मेरा प्रेशर है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लेकर गेज प्रेशर तक की लाइन तक का प्रेशर होगा मेरा गेज प्रेशर। ठीक है, यहाँ से आप क्लियर है। और इस एटमॉस्फेरिक लाइन, रेफरेंस से एटमॉस्फेरिक लाइन तक का प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको मैं PATM कह दूँ। अब अगर मैं गेज प्रेशर को कैलकुलेट करूंगी तो मेरा एब्सोल्यूट प्रेशर, मतलब इस रेफरेंस लाइन से यहां तक का हो गया मेरा एब्सोल्यूट, ये होगा मेरा P एब्सोल्यूट फॉर गेज। अब मैं इसकी इक्वेशन आपके सामने बनाना चाहूंगी कि P एब्सोल्यूट, आप खुद देख सकते हैं कि P एब्सोल्यूट क्या है, P गेज प्लस P PTM, P गेज प्लस P ATM, सॉरी P ATM। अब अगर मुझे इसमें P गेज निकालना है तो मैं P गेज कैसे निकालूंगी, P गेज इज इक्वल टू P एब्सोल्यूट माइनस P ATM, जिसमें कि P ATM आपका जो है कांस्टेंट रहेगा 1.01 बार। P एब्सोल्यूट ज़्यादातर आपको सवालों में दे रखा होगा और P गेज आपसे कैलकुलेट करवाएगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। एक बार फिर से थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए। ये मेरी जो है रेफरेंस लाइन मैंने बनाई है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे 0 है क्योंकि यहाँ पर मैं बिल्कुल डेटम से शुरू कर रही हूँ। 0 प्रेशर, 0 प्रेशर से कुछ ऊपर जाके मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा जिसकी वैल्यू होगी 1.01 बार। हमेशा गेज प्रेशर एटमॉस्फेरिक से ज़्यादा होगा। तो मेरे जो गेज प्रेशर की लाइन और एटमॉस्फेरिक की लाइन है उसके बीच में मेरा कहीं गेज प्रेशर होगा, जिसको मैंने P गेज से दर्शाया है। बिल्कुल 0 डेटम से लेकर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक का मेरा प्रेशर होगा P ATM। और अब मुझे अगर P एब्सोल्यूट कितना मेरा प्रेशर है वो मैं अपने इसको काउंट करूंगी तो P एब्सोल्यूट की ये इक्वेशन बनेगी और P गेज मैं इस तरह से निकाल पाऊंगी। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ती हूँ। अब हम वैक्यूम प्रेशर पढ़ेंगे। मैंने अभी मेरे सभी दर्शक देख सकते हैं कि मैंने वो फिगर को क्लीन कर दिया है जिससे कि आपको वैक्यूम प्रेशर की जितनी कैलकुलेशन है वो सब साफ समझ में आए। तो फिर से मैं अपने बिल्कुल बेस पर आ चुकी हूँ। ये मेरा 0 लाइन है, यहाँ पे कहीं मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो कि होता है 1.01 बार। अब हमेशा गेज प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा तो मैं उसकी लाइन यहाँ पर बना देती हूँ। ये मेरा आ गया वैक्यूम प्रेशर। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, गेज नहीं वैक्यूम की बात हो रही है। अब तो वैक्यूम प्रेशर हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा। अब जो P एब्सोल्यूट होगा वो होगा ये। असल में मेरा जो एब्सोल्यूट प्रेशर है वो मुझे अब ये कैलकुलेट करना है। तो आप सभी जानते हैं अब ये हो जाएगा मेरा P वैक्यूम और यहाँ से यहाँ तक है मेरा P एटमॉस्फेरिक। ठीक है ना, ये मेरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन आई तो यहाँ से यहाँ तक का मेरा P ATM, ये है मेरा P वैक्यूम और ये मेरा एब्सोल्यूट प्रेशर है। असल में ये प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर होगा 0 डेटम लाइन से जो मैं वैक्यूम की लाइन तक कैलकुलेट करूंगी। प्रीवियसली जब मैंने गेज की बात की थी तो इस एब्सोल्यूट 0 लाइन से लेकर जहाँ पे मैक्सिमम गेज प्रेशर था वहाँ तक मेरा एब्सोल्यूट प्रेशर था। तो अब मैं अगर इसकी इक्वेशन बनाऊँ तो सबसे बड़ा है मेरा P ATM। तो मैं ये कह सकती हूँ कि P ATM इज इक्वल टू P वैक्यूम प्लस P एब्सोल्यूट। अब मुझे इसमें कैलकुलेट करना है P वैक्यूम, तो P वैक्यूम V से ही दर्शा दूँ, नहीं चलिए पूरा ही लिख देती हूँ। P वैक्यूम इज इक्वल टू P ATM माइनस P, ये वहाँ पर गया तो ये माइनस में हो जाएगा P एब्सोल्यूट। तो ये जो इक्वेशन बनी है मेरी, ये बनी है मेरी वैक्यूम के लिए। और प्रीवियसली आपने मेरी गेज की इक्वेशन देखी थी, वो थी P गेज इज इक्वल टू P एब्सोल्यूट माइनस P ATM। ठीक है, आपको यहीं से इसी इक्वेशन से पता चल गया कि ATM कम है इसीलिए मैं गेज,
ATM ज़्यादा है एब्सोल्यूट से, तो वैक्यूम। आप लोग ये छोटी छोटी सी जो पॉइंट्स हैं इसको थोड़ा रिमाइंड रखिएगा अपने दिमाग में, जिससे कि जब जैसे ही आप लोग सवाल देखें तो आप बिना कन्फ्यूज़न के उसको कैलकुलेट कर लें। मैं खुद भी इसी एक ट्रिक से याद रखती हूँ कि मुझे अगर गेज कैलकुलेट करना है तो मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, वो माइनस में जाएगा एब्सोल्यूट से, और अगर मैं वैक्यूम की बात करूँ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा एब्सोल्यूट से, तो वो प्लस रहेगा और वो माइनस रहेगा। तो ये जो दो फॉर्मूले हैं इससे आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल 2.5 नंबर में आएगा और 2.5 नंबर में इसकी थ्योरी आएगी। बच्चों बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, बहुत टफ चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल इस पे न्यूमेरिकल आएगा और आपको बहुत इजीली ये सॉल्व हो जाएगा बिना किसी गलती के। 5 नंबर आप पूरे पक्के कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम अब आगे पढ़ते हैं अपना सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ, जो कि मेरे प्रेशर का बिल्कुल बेस है, वो होगा पास्कल लॉ। बहुत छोटी सी बात है ये, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही थी हमारे पास्कल साहब ने। इट स्टेट्स दैट द प्रेशर और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन स्टैटिक फ्लूइड, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा याद रखने वाली बात है वो है स्टैटिक फ्लूइड, इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। जो मैंने कहा मैं उसका हिंदी भावार्थ बताती हूँ कि प्रेशर या इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर किसी भी पॉइंट पे स्टैटिक फ्लूइड में सभी डायरेक्शंस में इक्वल रहेगी। मतलब अगर मैं इसमें कहीं पे भी प्रेशर को कैलकुलेट करूँ वो हर पॉइंट पर मेरी इक्वल रहेगी। अब मैं मानती हूँ कि इसका नाम 1 है, इसका नाम 2 है, इसका नाम 3 है, तो ये पॉइंट लगा रहा होगा P1, ये P2, ये P3, तो मैं कह सकती हूँ P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3 अप टू Pn। ठीक है, तो हमारे पास्कल्स लॉ से सिर्फ हमें यही समझ में आता है कि इट स्टेट्स दैट द प्रेशर और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ स्टैटिक फ्लूइड इन ऑल इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस। हमने ये पास्कल्स लॉ इसलिए पढ़ा जिससे कि हम अब अपने मेजरिंग टूल्स को, अपने मेजरिंग डिवाइसेस को इस्तेमाल कर सकें। हमें पता है कि अगर वो फ्लूइड हमारा स्टैटिक है तो उसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। अब हम पढ़ेंगे प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रेशर को मेज़र करने की किस तरह की डिवाइसेस होती हैं। तो अब हम इसको दो तरह से डिवाइड करते हैं। सबसे पहला बेस्ड ऑन बैलेंसिंग बाय लिक्विड कॉलम, बेस्ड ऑन बैलेंसिंग बाय लिक्विड कॉलम, और बेस्ड ऑन बैलेंसिंग बाय डेथ वेट। सिलेबस के हिसाब से आपका ये जो टॉपिक है यही कवर होता है और इसमें से ही न्यूमेरिकल आपके आते हैं। अब ये सब डिवाइडेड होता है आपके मैनोमीटर्स और पीजोमीटर में। मैनोमीटर में आप दो पार्ट्स पढ़ेंगे, यूट्यूब और दूसरा आप पढ़ेंगे डिफरेंशियल। अब जो हम लोगों ने अभी लिखा है हम उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। प्रेशर मेजरिंग डिवाइस में आप लोग सबसे पहले कवर करेंगे अपना टॉपिक बेस्ड ऑन बैलेंसिंग बाय लिक्विड कॉलम्स। बेस्ड ऑन बैलेंसिंग बाय लिक्विड कॉलम्स का है कि इसमें अब लिक्विड को आपको बैलेंस करना है। इसका मतलब एक से ज़्यादा तरह के लिक्विड होंगे। तो बेसिकली वो दो लिक्विड होते हैं, एक जिसको मापना है और दूसरा जिसकी सहायता से आप माप रहे हैं। ठीक है, तो उनको एक हम कैपिलरी ट्यूब में डाल देते हैं। जैसे ही उसकी हाइट रेज करती है वैसे हम अपने कैलकुलेट करके प्रेशर बता सकते हैं। तो अब हम इसको कॉलम्स को किस तरह से हम लगा सकते हैं। सबसे पहला मैनोमीटर की तरह, दूसरा हमारा पीजोमीटर। तो जो मैनोमीटर है उसमें भी सब डिवाइड कर दिया हमने दो भागों में, यूट्यूब और डिफरेंशियल। इसमें बेसिकली यूट्यूब में हम सिर्फ
एक टंकी से जुड़े हुए पाइप को या फिर एक तरह के फ्लूइड को ही हम माप सकते हैं, और डिफरेंशियल में दो तरह के फ्लूइड को हम माप सकते हैं। पीजोमीटर और यू ट्यूब ये काफ़ी हद तक एक ही तरह का होता है, बस इसमें अंतर ये होता है कि पीजोमीटर में हम पानी भी उसको लिक्विड कॉलम में जो दूसरा हम फ्लूइड लेंगे जिसके द्वारा मापा जाता है उसमें हम पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यूट्यूब मैनोमीटर में हम मरकरी का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि मरकरी ऑयल वो हम इसमें बैलेंसिंग और मेजरिंग फ्लूइड लेंगे जिसकी स्पेसिफिक डेंसिटी हमेशा पानी से ज़्यादा रहेगी। इसीलिए मैं मरकरी का इस्तेमाल करती हूँ कि उसकी स्पेसिफिक डेंसिटी बेसिकली बहुत ज़्यादा होती है। आपको बताना चाहूँगी मैं कि स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ मरकरी इज इक्वल टू 13600 kg पर मीटर क्यूब होती है और पानी की सिर्फ 1000 होती है। तो आप जान रहे होंगे कि मरकरी की इतनी ज़्यादा डेंसिटी होती है, इसलिए मैं उसको एज अ मेजरिंग लिक्विड में यूज़ करना चाहूँगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पीजोमीटर को डिस्कस करेंगे। पीजोमीटर को पढ़ाने के लिए मैं आपको अपनी किताब में उसका चित्र दिखाऊंगी, जिससे कि आप लोग बहुत ध्यान से देखें और उसको बिल्कुल क्लियर समझ पाएं। पीजोमीटर ट्यूब। अब आप लोग मेरी किताब की तरफ फोकस करिए। अगर आप लोगों के पास भी सार्थक की किताब है तो आप लोग अपनी किताब में पेज नंबर 63 पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपका पीजोमीटर ट्यूब प्रेशर गेज है। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो एक कंटेनर में आपका पानी भरा हुआ है, उसके ऊपर से आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, और ये आपकी पीजोमीटर नली है जो कि h हाइट तक पानी को रेज कर रही है। अब आप इसी के ब चित्र में देख सकते हैं कि इस पाइप के द्वारा मैं ये चेक कर सकती हूँ कि पानी का कितना हाइट इंक्रीज कर रही है। तो सबसे पहले मैं ये देखूँगी कि इसके द्वारा मैं गेज माप सकती हूँ। आप मेरी अगर थ्योरी थोड़ा सा साफ आपको दिखाई दे रही हो तो पीजोमीटर ट्यूब की सहायता से या इसका उपयोग मैं कहाँ करती हूँ, गेज दाब मापने के लिए। इंग्लिश में अगर मैं कहूँ तो गेज प्रेशर को मेज़र करने के लिए मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। वही सेम चीज़, क्योंकि कैपिलरी ट्यूब है तो ये कांच की एक पतली नली है जिसका डायमीटर 1.3 सेंटीमीटर से अधिक होता है। ठीक है, अब मैं आपको इसका यहीं से ही डिस्कस कर लेते हैं हम। अगर यहाँ पर आपका प्रेशर लग रहा है P, मैं आपको पेन से दिखाऊंगी। यहाँ पर अगर आपका प्रेशर लग रहा है P, आप जानते हैं कि इस पानी का स्पेसिफिक वेट होगा W और ये इस हाइट तक रेस कर रहा है। तो मेरी जो दाब तीव्रता मतलब प्रेशर इंटेंसिटी होगी वो होगी P इज इक्वल टू रो जी एच, जिसमें कि रो जी मेरा W है। बस इतना ही है। प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, और ये आप देख रहे हैं कि हमने वहाँ पर A बिंदु माना है। अगर मेरे को इस पॉइंट के लिए निकालना है तो मैंने A बिंदु मान रखा है। ये इसी का ही B पार्ट है, मतलब B इसकी जो ब फिगर है ये इसी को ही एक्सप्लेन कर रखा है। तो अगर मैं प्रेशर एट A निकालना चाहती हूँ क्योंकि मेरा सेम फ्लूइड है तो रो जी एच, सिंपल। अब हम आगे बढ़ती हूँ यूट्यूब मैनोमीटर की तरफ। ये थोड़ा सा कठिन है तो आप ज़रा इसको ध्यान दीजिए। इसका चित्र मैं आपको दिखाकर समझाना चाहूँगी कि आप देख रहे हैं इसका नाम जैसा कि है यूट्यूब, मतलब इसमें इस तरीके की एक ट्यूब को यू आकार में मोड़ दिया गया है। ये मेरी टंकी है, इससे मैंने एक पाइप कनेक्ट कर रखा है और इस पाइप से मैंने अपनी कैपिलरी यू नली जोड़ रखी है। ठीक है, अब इसमें जो अचित्र है ए फिगर में आप देख रहे हैं कि ये गेज प्रेशर के लिए है। गेज प्रेशर का मतलब है ये डेटम लाइन है, मेरी रेफरेंस लाइन है, ए नाम से दे रखा है। गेज प्रेशर हमेशा इससे ऊपर आएगा। ठीक है, अब दो फ्लूइड यहाँ पर हो गए। एक फ्लूइड जिस फ्लूइड का मैं प्रेशर मापना चाहती हूँ, ये जो मेरी इस टंकी में बी पॉइंट पर है, ये पाइप में बी पॉइंट से आपको दर्शाया जा रहा है, और एक जिसको मैं मापने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ उस फ्लूइड को मैं यहाँ पे मरकरी रख रही हूँ। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें एक डार्क शेड का है, एक लाइट शेड का है। डार्क शेड वाला जो है वो मेरा मरकरी फ्लूइड है, वो मेरा मेजरिंग फ्लूइड है। ठीक है, गेज प्रेशर के लिए मैं देखूंगी कि मरकरी की हाइट इस डेटम लाइन से ज़्यादा हो गई, जैसा कि हम अभी प्रेशर स्केल पे देख चुके हैं। और अगर मैं वैक्यूम प्रेशर की बात करूंगी तो वैक्यूम प्रेशर में आप देख रहे हैं कि डेटम से कम हो गई है। ठीक है, फिगर आप लोगों को समझ में आ गई।
एक टंकी है, उसमें से मैंने एक पाइप से अपनी जो है कैपिलरी ट्यूब को जोड़ रखा है। कैपिलरी ट्यूब में मेरा फ्लूइड भरा हुआ है मरकरी, और जो मेरी टंकी का पानी है, जो भी इसमें फ्लूइड हो, मैं पानी नहीं कहूँगी, मैं कोई फ्लूइड ही कहूँगी, इसमें जो फ्लूइड है मुझे उसका प्रेशर नापना है। तो अब मैं आप लोगों को उसकी कैलकुलेशन सिखाऊंगी। बेसिकली आप लोग मेरी वीडियो देखने के बाद किताब से ज़रूर पढ़ें, आपके पढ़ने में आसानी रहेगी। अब देखिए, मुझे बी के लिए निकालना है। अब मैं इसको यहाँ पर डिवाइड कर देती हूँ 2 भागों में। ये हो गया मेरा LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया मेरा RHS। अब हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर है PB, प्रेशर ऑफ B पॉइंट, प्लस अब ये जो फ्लूइड है इसकी इस हाइट पे क्या हो जाएगा, रो G H1, ये हाइट इसकी H1 है इधर तरफ। अब यहाँ पर जो मेरा फ्लूइड है ये B फ्लूइड है, तो मैं इसको ये कह दूं कि जो इसकी डेंसिटी होगी वो इस फ्लूइड की होगी। G हमारा कांस्टेंट रहता है। अब बराबर RHS। अब RHS में मेरी क्या है, हाइट है H2, रो हो जाएगा मेरा 2, यहाँ पे 2 मैं फिगर ले रही हूँ तो 2 ले लो, और G मेरा कांस्टेंट है। तो अगर मुझे यहाँ पर प्रेशर एट B कैलकुलेट करना है तो मैं क्या कह सकती हूँ, रो 2 GH2 माइनस रो B GH1। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। ये मेरा वो प्रेशर है जो मेरे इस बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे, हमेशा प्रेशर जो होगा बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो जो मेरी टंकी जहाँ पर पानी इकट्ठा हो रखा है उसके B पॉइंट पे मैंने प्रेशर कैलकुलेट कर लिया। अब आपको यदि कोई सवाल, मैं आपको इसमें हाथ के हाथ सवाल भी दिखाऊंगी जिससे कि आपको समझने में बहुत आसानी रहे। आप थोड़ा सा फोकस करिए मेरी किताब की तरफ। हम सवाल पढ़ेंगे। एक साधारण यू नली द्रव दाब मापी के दाएं सिरे या भुजा में पारा भरा है। आप देख सकते हैं डार्क फ्लूइड को, जो वायुमंडल में खुला हुआ है, ये ऊपर से हमेशा ओपन रहेगी। ये बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना भूल गई थी कि ये जो मेरी नली होगी यू तरफ से, जिसमें मेजर करने के लिए जो फ्लूइड मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो भरा हुआ होगा, वो ऊपर से खुली हुई रहेगी। और मुझे ये भी ध्यान रखना है कि मुझे इस नली को इतना लंबा कर रखना है कि अगर मैं कोई ज़्यादा बड़ा प्रेशर मापूँ तो ये फ्लूइड मेरा निकल के बाहर गिर ना पड़े। इतनी लंबी ये मुझे नली रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं फिर वापस आती हूँ इस पर। जबकि बायां सिरा या भुजा एक पाइप से जुड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं इस यू का जो राइट है वो एटमॉस्फेयर में खुला हुआ है, और जो लेफ्ट साइड है वो मेरे किसी पाइप से जुड़ी हुई है। बाएं सिरे में आपेक्षिक गुरुत्व मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दे रखी है 0.9। तो मैं अब आपको यहाँ पर इस बोर्ड पे अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करूँगी कि आपको स्पेसिफिक डेंसिटी दे रखी है B पॉइंट की 0.9। ठीक है, दाईं भुजा में भरे पारे के ऊपरी तल से पाइप के केंद्र की दूरी 12 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ पर जो इसकी हाइट हो रही होगी उससे इसकी सेंटर तक की दूरी है 12। दिखाई दे रहा है आपको साफ? इसमें सवाल में लिखा हुआ है कि इसकी हाइट से लेकर इसके सेंटर तक की दूरी है 12, और लिखा हुआ है यदि दोनों सिरों के पारे के तलों का अंतर 20 सेंटीमीटर हो तो पाइप में द्रव का दाब ज्ञात कीजिए। मुझे इसका ही PB, प्रेशर एट B, प्रेशर ऑफ B मुझे कैलकुलेट करना है। अब इसने कहा कि दोनों सिरों के बीच की मतलब इसका हाइट यहाँ तक हो रही है, और कहाँ पे इसकी शुरू हो रही है, यहाँ से। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है 20, और इसके सेंटर से इसकी दूरी है 12। तो मैं H1 कैलकुलेट कर सकती हूँ। H1 मेरा सिंपल हो जाएगा 20 माइनस 12, दैट इज H1 की मेरे पास हाइट आ गई है 8 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको मीटर में कैलकुलेट करके लिखूँ तो बताइए मुझे कितना होगा, 0.08 मीटर। H2 कितना है हमारा 20 सेंटीमीटर, जो कि मेरे सवाल में गिवन है। अगर मैं इसको मीटर में कैलकुलेट करके लिखूं तो ये मेरा हो जाएगा 0.2 मीटर। अब इसमें पारा है, मुझे इसकी डेंसिटी पता है। पारे की जो मेरी डेंसिटी है वो है मेरी 136
मैं इसको बी साइड कह रही हूँ तो मैं इसको लिखूँ रो 2, ठीक है। 13600 kg पर मीटर क्यूब। मेरे पास इस इक्वेशन के हिसाब से अब आप देखिए, रो 2 आ चुका है, जी मुझे पता ही है, H2 आ चुका है, H1 आ चुका है, जी मुझे इसमें पता ही है। अब मुझे निकालना है ये रो बी। अब मुझे यहाँ पर दे रखी है स्पेसिफिक डेंसिटी। तो आप लोग प्रीवियस मेरे लेक्चर में जान चुके हैं कि स्पेसिफिक डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, वो जो भी फ्लूइड है, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अब मैं यहाँ से इसको कैलकुलेट करूँगी। ये मुझे इस सवाल के अकॉर्डिंग दे रखा है 0.9 इज इक्वल टू, ये मुझे निकालना है। इसका नाम है फ्लूइड की जगह, अब मेरे पास फ्लूइड का नाम है बी, तो मैं इसको अब बी कह दूँ, तो मेरा बी। और पानी की डेंसिटी होती है 1000, ठीक है। तो अब मेरा रो बी कितना आ गया, 900। अब मैं अपनी सारी की सारी जो इक्वेशंस हैं वो इसमें लगा देती हूँ, मेरी इस इक्वेशन नंबर 1 में। तो मैं कहूँगी पी बी इज इक्वल टू रो 2 है मेरा 13600 इंटू जी की वैल्यू होती है 9.81 इंटू H2। आप लोग सबसे ज़्यादा ख्याल रखिएगा कि सवाल में हमेशा सेंटीमीटर में दे रखा होगा, और आप जब सॉल्व करेंगे आपकी यूनिट रहेगी न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप लोग, क्योंकि आप लोगों को ये सब चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी जो कांस्टेंट होंगी। अब इसकी वैल्यू जो 136 है ये केजी पर मीटर क्यूब ही है। अब इसको बदलने से ज़्यादा बेटर है आप सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लें। आपके सवाल को सॉल्व करते हुए सारी सेम यूनिट होनी चाहिए। मैं अपने सवाल में कर चुकी हूँ। अब H2 कितना है मेरा 0.2 माइनस, अब रो बी यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर चुकी हूँ, इधर ये आ गया मेरा 900 इंटू 9.81 इंटू H1 मेरा यहाँ से मैं लूँगी, इसकी वैल्यू है 0.08। और अब मैं जब इसको सॉल्व कर लूँगी तब मुझे पता चलेगा कि मेरा जो PB है दैट इज 2.597 नहीं 2.597 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिखना चाहें तो ये होगा 25976.88। ठीक है बच्चों, आप इसको सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि कहीं मेरी कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई। अब यहाँ पर हमने यूट्यूब मैनोमीटर के इस्तेमाल से गेज प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये जाना है। अब हम वापस आते हैं, अब हम यूट्यूब मैनोमीटर की सहायता से वैक्यूम प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब हम वो पढ़ते हैं। अब मैं अपने इन सभी चीज़ों को रब करूँगी, अपने बोर्ड को क्लीन करूँगी। अब आप लोग मेरी ज़रा इस किताब की तरफ थोड़ा ध्यान से देखिए। मैं अपने सार्थक की किताब के पेज नंबर 65 पर हूँ। हम लोग इसका गेज दाब कैसे मापें यूट्यूब मैनोमीटर की सहायता से, वो मैं आपको कैलकुलेट करके बता चुकी हूँ। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। वैक्यूम प्रेशर हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं यूट्यूब मैनोमीटर की सहायता से, तो अब हम वो देखते हैं। हम लोग इस फिगर को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये डेटम से नीचे क्यों है, क्योंकि है ये गेज प्रेशर है। तो अब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे। इसकी देखिए इक्वेशन क्या बनेगी। अब मैं अगर इसको LHS और RHS की तरफ काटूं तो आप देखेंगे कि हर चीज़ मेरे सिर्फ LHS पे ही है, RHS पे तो कुछ भी नहीं है। तो मेरी इसकी इक्वेशन बनेगी PB प्लस रो B, क्योंकि ये फ्लूइड जो है ये एक ही है, GH1 प्लस रो 2 GH2 इज इक्वल टू 0। सिंपल अर्थमेटिक इक्वेशन है, मैंने अपने इस उससे बनाई है, अपने इस फिगर से। अब हम इसको रिजॉल्व करेंगे। मुझे निकालना है PB, तो मैं कह सकती हूँ PB इज इक्वल टू माइनस रो B GH1 प्लस रो 2 GH2। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब हम इस पे एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। मेरी बुक की तरफ थोड़ा फोकस करिए ज़रा। अब देख रहे हैं उदाहरण नंबर 24 पेज नंबर 67 पे। एक पाइप की अपेक्षित गुरुत्व मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 का द्रव बह रहा है। इस पाइप में इस स्पेसिफिक ग्रेविटी का फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो मैं इसको कहूँगी रो SB। S का मतलब है स्पेसिफिक और ये B के लिए है, तो ये है मेरा 0.8।
जिसका दाब मापने के लिए पारायुक्त यूनली द्रव्यमापी का प्रयोग किया गया है। इसमें कह रहे हैं कि फिगर को देखूं के अनुसार दाई भुजा वायुमंडल में खुली हुई है। एज यूजुअल आप जानते हैं कि इसकी जो एक है मेरे मैनोमीटर की एक सिरा एटमॉस्फेयर की तरफ खुला रहेगा। पाइप में वैक्यूम दाब ज्ञात करना है आपको। यदि दोनों भुजाओं में पारे के तलों का अंतर 40 है। अब आपने देखा कि इसका हेड और इसके हेड में 40 का अंतर है, और उसने दूसरी की भी हाइट दे रखी है कि मतलब मेरे मरकरी से लेकर उसके सेंटर तक की हाइट 15 है। ये आपको किताब में दे रखी है, आपके सवाल में दे रखी है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ H1 गिवन है ये मुझे, H1 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब इसको हाथ के हाथ में चेंज भी कर लेती हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा 0.15 मीटर, और H2 है मेरा 40 सेंटीमीटर, तो मैं इसको चेंज करके लिख सकती हूँ 0.4 मीटर। अब मैं अपनी इस इक्वेशन में देखूं तो मेरे पास ρ2 एज यूजुअल मरकरी का ρ2 हमेशा रहेगा 13600 kg पर मीटर क्यूब। G है, H2 है, H1 है, G है। अब एज यूजुअल मेरे पास रो बी नहीं है, तो मैं रो बी कैसे निकालूंगी? अपने उसी फॉर्मूले के हिसाब से रो एस इज इक्वल टू रो बी अपॉन रो वाटर। ये है मेरे पास 0.8 इंटू 1000 इज इक्वल टू रो बी, तो मैं कह सकती हूँ रो बी होगा मेरा 800। अब मैं अपनी ये सारी वैल्यूज अपनी इस इक्वेशन नंबर समीकरण 1 में भरूंगी, तो मैं जानूंगी कि पी बी इज इक्वल टू, माइनस का साइन बाहर ही रखते हैं हम, 800 इंटू 9.81 इंटू 0.15 प्लस 13600 इंटू 9.81 इंटू 0.4। ठीक है। अब आप जैसे ही इसे सॉल्व करेंगे तो मेरा पीबी आ जाएगा माइनस में। अब ये माइनस दिखा रहा है कि ये जो मेरा प्रेशर है ये एटमॉस्फेरिक से कम है, इसलिए ये माइनस साइन को आप दर्शा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली समझने में आसानी रहेगी। अब ये जो आपको इक्वेशन दिख रही है ये आप सॉल्व करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर आप लोग कैलकुलेट करेंगे। और इसी के साथ अब मैं बढ़ूंगी अपने आज के लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है मेरा डिफरेंशियल मैनोमीटर। जैसा कि हम लोग प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं कि यूट्यूब मैनोमीटर और पीजोमीटर मेरे एक ही फ्लूइड को, एक तरह के फ्लूइड को कैलकुलेट करने के काम, एक तरह के फ्लूइड के प्रेशर को कैलकुलेट करने के काम आता है। और मेरा डिफरेंशियल मैनोमीटर आप देख सकते हैं, इस ज़रा चित्र की तरफ आप थोड़ा फोकस करिए कि दो तरह के मेरे जो फ्लूइड्स हैं उनको कैलकुलेट करने के काम आता है। तो जो मेरा डिफरेंशियल मैनोमीटर है उसमें आप लोग देखेंगे कि मेरी ये एक टंकी है जो कि मेरी ए फ्लूइड से भरी हुई है, मेरी बी टंकी है जो कि मेरे फ्लूइड बी से भरी हुई है। अब वही सेम काम डेटम है मेरा एक्स एक्स पे, और ये जो हाइट है, अगर ये देखिए मेरी दोनों टंकियों की जो ऊंचाई है वो आपस में एक दूसरे से अलग है। ए मेरा है मेरे इस मरकरी हेड से एक्स दूरी पर, और बी मेरा है वाई दूरी पर। ठीक है। और यहीं पर अगर मैं इसकी फिगर नंबर बी देखूंगी कि अगर मेरी दोनों टंकियां एकदम पैरेलली रखी हुई हो, ए और बी का सेंटर डिस्टेंस बराबर हो, तो उन दोनों की मेरे इससे मरकरी के हेड से दूरी x है। तो कैलकुलेट करने का तरीका बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा अभी हमने डिस्कस करा है। आप बीच में से इसको LHS और RHS की तरफ काटिए। LHS की इक्वेशन इज इक्वल टू RHS की इक्वेशन। इसमें आपके दो वेरिएबल्स होंगे PA और PB। अमूमन आपको जो है किसी एक का प्रेशर पता होगा तो दूसरे का आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमारी जो इक्वेशंस हैं इसमें हमें मरकरी के बारे में सब कुछ पता होगा। अब मैं आपको अपनी इक्वेशंस दिखाऊं तो आप लोग यहाँ से देखिए ज़रा। अब मैं इस ए फिगर की बात कर रही हूँ जिसमें मेरी दोनों टंकियाँ असमान ऊंचाई पर रखी हुई हैं। अब अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाना चाहूँ तो मैं इसकी इक्वेशन LHS की क्या बनेगी, PA, ठीक है, प्लस ρ1, यहाँ पर अगर मैं इस फ्लूइड को 1 मान रही हूँ, ρ1G। अब यहाँ से इसकी दूरी कितनी होगी, x प्लस एच। इसकी मुझे इस पॉइंट तक की दूरी चाहिए, तो यहाँ तक की होगी x प्लस एच। ये इक्वेशन आ गई। अब मैं अगर RHS की तरफ जाऊं तो देखिए PB, यहाँ से देखिए PB प्लस
मेरी क्या होगी, रो जी वाई प्लस वाई होगी सिर्फ। तो यहाँ पर आ गया मेरा रो जी वाई, एक फ्लूइड है, और फिर उसी के बाद मेरा मरकरी भी यहाँ तक हाइट पर है, तो मैं इसका लिखूंगी रो 3 क्योंकि थर्ड फ्लूइड हो गया जी एच। ठीक है, अब इस इक्वेशन में मुझे अपना जो थर्ड है रो 3, क्योंकि ये मेरा मरकरी है तो उसकी हमेशा डेंसिटी होगी 13600, स्पेसिफिक ग्रेविटी जी होगी 9.81, और इसका एच मुझे सवाल में दे रखा होगा क्योंकि इसको मैं मेज़र कर सकती हूँ। ठीक है, अब मैं इसकी बात करूँ, मुझे इसकी डेंसिटी पता होगी, जी पता होगा, वाई डिस्टेंस मुझे पता होगा। अब इसमें सिर्फ मेरी एक इक्वेशन बची है पी बी, जो मुझे नहीं पता है, और मैं आप लोगों को इस इक्वेशन को बोर्ड पे अपने लिखकर बताती हूँ, जिससे कि जो आपको बार बार पेज पलटने के से साफ दिखाई ना दे, वो चीज़ क्लियर दिखाई देगी। आप लोग इक्वेशन सब बना लेंगे, ये चीज़ पे मुझे पूरा विश्वास है। अब हम इसको जो है सॉल्व करते हैं। तो मेरी जो LHS की तरफ थी वो है मेरी PA प्लस रो 1 जी एक्स प्लस एच इज इक्वल टू 0। ठीक है, और जो मेरी RHS की तरफ से इक्वेशन बनी थी वो इसी को देख के मैं बना लेती हूँ, PB प्लस रो 2, ये दूसरा फ्लूइड है, रो 2 जी, अब इसमें H कितना है देखिए, Y, हाइट कितनी है इसकी Y, प्लस रो 3 जी, इसकी हाइट कितनी है H इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसका नाम दे दूँ, इक्वेशन नंबर 2 इसका नाम दे दूँ। अब अगर मैं अपनी इक्वेशन नंबर 2 में देखूँ तो मुझे ये पता है, ये सब चीज़ें मुझे गिवन होंगी सवाल में, मुझे ये पता होगा क्योंकि जो है हर सवाल में वो दोनों फ्लूइड की डेंसिटी ज़रूर देंगे, तभी मैं अपने इस प्रेशर को कैलकुलेट कर पाऊंगी। ये जो x है वो दूरी भी बताएंगे कि उस सेंटर से कितनी दूरी है, h आपको बताया जाएगा, गिवन होगा ये सवाल में, और ये y गिवन होगा। जब इतनी चीज़ें आपको गिवन होंगी तो मेरे इन दो समीकरणों में जो मेरे लिए जो मुझे पता नहीं होगी, जो मुझे निकालनी होगी, वो सिर्फ दो वेरिएबल्स बचेंगे, PA और PB। अब जैसे आप सिंपल अर्थमेटिक सॉल्व करते हैं, आपके पास दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन वेरिएबल्स हैं, तो आप लोग बेसिकली अर्थमेटिक लगा के इन इक्वेशंस को सॉल्व करके PA और PB की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। बेसिकली अब तक अगर मैं देखूं अपने प्रीवियस पेपर्स को, तो मैं कहूँगी कि आप जो है यूट्यूब मैनोमीटर और पीजोमीटर पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि उनके जो है न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं। डिफरेंशियल मैनोमीटर को आप ज़रूर पढ़ें, इस इक्वेशन को मुझे पता है आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, इस पर आप न्यूमेरिकल्स देखें। हम न्यूमेरिकल्स अपने अगले इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको कोई और प्रॉब्लम हो, अगर आपको लग रहा हो कि मैं अपने लेक्चर में और आपको कुछ समझा सकती हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये चीज़ें बताएं। तो इसी टॉपिक के साथ मैं अपने आज के इस लेक्चर को विराम देना चाहूँगी। तो हमारे एक क्विक सा रिकैप कर लेते हैं अपने आज के इस लेक्चर का। हमने प्रेशर पढ़ा, उसकी SI यूनिट पढ़ी, हमने पढ़ा कि एक बार में 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 10⁵ पास्कल्स होते हैं। हमने प्रेशर स्केल्स को पढ़ा, हमने जाना कि गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर क्या होते हैं, हम उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है और कितना होता है। उसके बाद हमने आगे बढ़े तो हमने जाना कि पास्कल्स लॉ क्या होता है और पास्कल्स लॉ को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो हमने मेजरिंग डिवाइस पे देखा। अब मेजरिंग डिवाइस की अगर मैं बात करूँ तो मेजरिंग डिवाइस में हमने पढ़ा कि मैनोमीटर और पीजोमीटर कैसे वर्क करते हैं। ये बेसिकली कैपिलरी ट्यूब्स पे बेस होते हैं, उसी पे वर्क करते हैं। हमारा जो ये बेसिस है वो है लिक्विड बैलेंसिंग। हम दो लिक्विड को बैलेंस करके अपनी हाइट कैलकुलेट करके प्रेशर को मेज़र कर सकते हैं। अब हमने यूट्यूब मैनोमीटर की बात करी, उसमें हम गेज प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे और वैक्यूम प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके समीकरण हम कैसे बनाएंगे, और डिफरेंशियल मैनोमीटर्स में समीकरण बना के दोनों वेरिएबल्स को दो इक्वेशन के साथ हम कैसे सॉल्व करेंगे, आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट समझ चुके हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अब मेरे सभी दर्शक अपनी अपनी किताब उठा के इसके न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे के सारे क्वेरीज को वहाँ पर बताऊँगी। और मेरे छात्रों को मैं हमेशा इस तरह से मार्गदर्शन देकर उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करूँगी कि वो इस सब्जेक्ट को, जो कि थोड़ा टफ सब्जेक्ट है,
अच्छे से पढ़ें। बहुत मैं इजी करके इसको पढ़ाने की कोशिश करती हूँ और थोड़ा सा फन मोड में मैं इसको रखती हूँ कि जिससे कि आप लोग इसको गहनता से समझें, सिर्फ इसको रटे ना कि इसकी P इज इक्वल टू रो जी एच होता है। अब अगर आप इसको सिर्फ याद करेंगे नहीं P इज इक्वल टू रो जी एच है तो आपको थोड़ा मुश्किल रहेगा। लेकिन जब आप इसका कंसेप्ट समझेंगे कि P इज इक्वल टू रो जी एच क्यों है, जो कि आज के मैंने अपने इस लेक्चर में आपको प्रेशर हेड में समझाया है, तो आपको वो हमेशा याद रहेगा। इसी के साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ, अपने लेक्चर को भी यहीं पे बंद करती हूँ और मैं आपसे कहूँगी मेरे इस लेक्चर को सब्सक्राइब करिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। फिर जल्दी ही मिलेंगे अपने नए लेक्चर के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।